हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं वर्क एनर्जी एंड पावर का ऑल इम्पोर्टेंट फार्मूला, जो कि आपको क्विक रिवीजन कराएगा आपका टॉपिक वर्क एनर्जी पावर में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए, स्पेशली क्लास 11th जेई एंड नीट के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो देखिए, वर्क डन कैसे हम लोग पता करेंगे। तो वर्क डन मेनली तीन टाइप तरह से फाइंड कर सकते हैं हम लोग। जो क्वेश्चन में रहेगा, आपको तीन टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। या तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स रहेगा, या फिर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, और तीसरा क्वेश्चन आता है वर्क डन फ्रॉम एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ये तीन मेथड है वर्क डन कैलकुलेट करने का, क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन होता है वर्क इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ, और हम लोग बोल सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट एस। एफ है फोर्स, एस है डिस्प्लेसमेंट, तो ये आ जाएगा एफ एस कॉस थीटा। अब ये हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। एस है हम लोग का कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एस कॉस थीटा। तो हम लोग इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंटू कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं वर्क डन का फॉर्मूला को। और हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ पर थीटा का याद रखना है, एंगल बिटवीन एफ एंड एस। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एफ एंड एस। तो आपको जब कांस्टेंट फोर्स रहेगा तो आप एफ एस कॉस थीटा डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऐसा दे दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या फिर ऐसे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो यही फॉर्मूला है जिसको हम लोग इतने वे से जान सकते हैं। सो वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब तीन केस हम लोग फिलहाल देखते हैं। वर्क डन जीरो होगा अगर यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, सॉरी, थीटा अगर 0 डिग्री होगा तो वर्क डन हो जाएगा एफ एस कॉस 0 डिग्री, दैट इज एफ एस। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, बिकॉज कॉस 90 जीरो होता है। अगर थीटा 180 डिग्री हो जाएगा तो वर्क डन हो जाएगा एफ एस कॉस 180 डिग्री, दैट इज माइनस एफ एस। तो हम लोग तीन केस फिलहाल देखे, 0 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, और 180 डिग्री पर। अगर थीटा होगा सपोज 0 से 90 के बीच में, तो कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, तो वहाँ पर वर्क डन पॉजिटिव आ जाएगा। अगर थीटा हम लोग का 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में रहा, तो कॉस थीटा निगेटिव होता है इस इंटरवल में, तो वर्क डन उस केस में निगेटिव आ जाएगा। तो ये दो बात याद रखना है। अगर कोई भी ये एक एक्यूट एंगल बोल सकते हैं हम लोग, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल एक्यूट रहेगा, वर्क डन ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ऑब्टूज एंगल होगा तो वर्क डन ऑलवेज निगेटिव होगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो जनरली वेरिएबल फोर्स का वर्क डन हम लोग फाइंड करते हैं इंटीग्रेशन से। आपको वेरिएबल फोर्स और उसका डिस्प्लेसमेंट dx ले लेना है, इंटीग्रेशन में लिमिट ले लेना है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन x1 टू x2, और उसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो हम लोग को मिल जाएगा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स मीन्स फोर्स आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा। एग्जांपल के लिए हम बता रहे हैं, एफ इक्वल टू सपोज 2x+3 न्यूटन ऐसे दिया रहेगा, तो ये वेरिएबल फोर्स हो गया। कांस्टेंट फोर्स में यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं इन्वॉल्व नहीं होता, यहाँ पर एक्स क्या है, वेरिएबल है। और भी बहुत तरह से वेरिएबल फोर्स दे सकता है। देन एरिया अंडर एफ एस ग्राफ और एफ एक्स ग्राफ। तो वर्क डन जो होता है एफ एक्स ग्राफ का एरिया होता है। तो अगर आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया हुआ है तो हम लोग उसका एरिया फाइंड कर लेंगे, तो दैट इज वर्क डन। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, अगर सपोज एरिया ऐसे है, कुछ पार्ट ऊपर है कुछ पार्ट नीचे है, तो वर्क डन हम लोग को जो मिलेगा, ऊपर वाला पार्ट को पॉजिटिव लाना है और नीचे वाला पार्ट को निगेटिव लाना है। तो टोटल को हम लोग सम कर लेंगे। तो ये एरिया सपोज A1 है ऊपर वाला, और ये एरिया है A2 मैग्नीट्यूड में। तो वर्क डन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऊपर का एरिया प्लस नीचे के एरिया को हम लोग माइनस में लेंगे, तो ये हम लोग को आ गया A1 माइनस A2। तो ये साइन याद रखना है, एरिया ऊपर एक्सिस से रहेगा, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस से तो पॉजिटिव एरिया, नीचे रहेगा तो निगेटिव एरिया। दोनों का हम लोग सम कर लेंगे, दैट इज वर्क डन। नेक्स्ट है स्प्रिंग फोर्स। ये काफ़ी फेमस है, मैकेनिक्स में बहुत यूज होता है स्प्रिंग फोर्स का। स्प्रिंग फोर्स सपोज ये स्प्रिंग है, रिलैक्स कंडीशन में है, कोई इलोंगेशन नहीं हुआ, हम लोग उसको सपोज यहाँ पर एक्स लेंथ स्ट्रेच कर दी, इलोंगेशन एक्स हो गया, तो फोर्स जो होगा, स्प्रिंग फोर्स जो डेवलप होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक्स का, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डायरेक्शन अपोजिट में रहेगा। और हम लोग यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन को हटा करके कांस्टेंट लगा दिए के,
एफ इक्वल टू माइनस के एक्स हो गया। माइनस साइन क्यों दिए हम लोग? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट जो है जो है वो फोर्स के डायरेक्शन का अपोजिट है। फोर्स ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट को अपोज करता है, इसलिए माइनस साइन आया है। और इस के को हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। वो डिपेंड करता है स्प्रिंग के नेचर पर, उसके मटेरियल पर, वो कैसे मैन्युफैक्चर हुआ है। तो के वो स्प्रिंग पर डिपेंड करता है, स्प्रिंग कांस्टेंट है के। इस बात को याद रखना है। हम लोग इस स्प्रिंग फोर्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस तरह का ग्राफ आएगा, जो कि यहाँ पर जो ये एंगल होगा थीटा, ये ऑप्टिज एंगल होगा, और टेन थीटा जो हो जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट के, माइनस टेन थीटा। और हम लोग बोल सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू माइनस के। तो यहाँ से हम लोग को स्प्रिंग कांस्टेंट मिल जाएगा, इसका स्लोप एफ एक्स ग्राफ का। तो ये था हम लोग का एफ एक्स ग्राफ, और इसका एरिया दे देगा। अगेन वर्क डन अगर हम लोग फाइंड कर सकते हैं, तो अगर ऐसा क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट हुआ देन। नेक्स्ट है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका पूरा मैकेनिक्स में ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। कहीं पर भी गलती से अगर इसको हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम में मिस्टेक हो सकता है। सबसे पहले समझिए कांस्टेंट कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। इसमें वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है, वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन जेई में आ चुका है यहाँ से, जेई एडवांस में। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में पाथ डिपेंडेंट होता है वर्क डन, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है पहला वाला। सेकंड है वर्क डन इन क्लोज पाथ इज जीरो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है इसको। Work done in closed path is zero if force is conservative, and work done in closed path is not zero if force is not conservative, means non-conservative force. Then work done in closed path will not be zero. Work the word potential energy defined for conservative forces, हम लोग जो potential energy define करते हैं that is only for conservative force। अगर conservative force नहीं है तो potential energy exist नहीं करेगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। The word potential energy is not defined for non-conservative force। तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जहाँ भी रहेगा पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होगा। अब एग्जांपल है कुछ कंजर्वेटिव फोर्स का, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये सब है कंजर्वेटिव फोर्स। उसका और नॉन कंजर्वेटिव का एग्जांपल है फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, एयर ड्रैग, और भी बहुत सारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। हम लोग टेंशन को भी कभी एज्यूम कर सकते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में। तो ये मोस्ट पॉपुलर कंजर्वेटिव फोर्स है, और ये जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज में आता है मैकेनिक्स में ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, ये सबको लेते हैं हम लोग एज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस आप लोग को याद रखना है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है एमसीक्यू। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी जो आप लोग पढ़े हैं, हाफ एम बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ये एनर्जी होता है बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। हम लोग बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, उसको मोशन में लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, उस वर्क डन को हम लोग बोल देंगे उसका काइनेटिक एनर्जी। देन है वर्क एनर्जी थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये थ्योरम क्या बोलता है? दिस थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल दैट रिलेट्स वर्क डन टू काइनेटिक एनर्जी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ऑल द फोर्सेस, कंजर्वेटिव भी रहेगा और नॉन कंजर्वेटिव भी रहेगा, सबका वर्क डन का जो सम होगा, इंटरनल फोर्स भी हो सकता है और एक्सटर्नल फोर्स भी हो सकता है। देखिए वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में क्या क्या फोर्स आ सकता है? कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल और इंटरनल, सारा फोर्स आ सकता है। एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल और एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट। तो ऑल द फोर्स का वर्क डन क्या होगा? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये इक्वेशन याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यहाँ पर याद रखना है ये सारे टाइप के फोर्स का वर्क डन होता है, और वो होता है इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कंजर्वेटिव भी है, नॉन कंजर्वेटिव भी है, एक्सटर्नल भी है, इंटरनल भी है। तो यहाँ से एमसीक्यू पूछता है। देन नेक्स्ट हम लोग का है पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले समझ लेते हैं लोग, छोटा सा बात है। पोटेंशियल जब है बॉडी और सिस्टम इज निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट, निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये लाइन का बहुत बड़ा मीनिंग है, इसलिए हम इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं। क्या लिखा है? नॉन निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू द प्रेजेंट पोजीशन। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बेस्ट डेफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी का। if if conservative force F and potential energy
विद दिस फोर्स इज यू, अगर कंजर्वेटिव फोर्स एफ है और उसका कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी यू है, तो पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स का ये रिलेशन भी याद रखना है। फोर्स इक्वल टू निगेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और निगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, और निगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ भी बोलते हैं। सो एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली इफ फोर्स इज कंजर्वेटिव। याद रखना है ये बात, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगा। ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स ये इक्वेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, वेरी पॉपुलर इक्वेशन। नेक्स्ट है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जनरली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग मैकेनिक्स में जो देखेंगे वो स्प्रिंग का ही देखेंगे। और भी होता है रबर और बहुत सारा जो इलास्टिक बॉडी है उसका पोटेंशियल एनर्जी होता है, लेकिन जो डिफाइंड पोटेंशियल एनर्जी हम लोग यूज करेंगे, जो हम लोग को पता रहेगा इलास्टिक कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट पता रहेगा, और सब बॉडी का अगर स्प्रिंग कांस्टेंट या इलोंगेशन स्टिफनेस कांस्टेंट पता रहेगा तो उसका भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी इसी फॉर्मूला से लिख सकते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर से। और ये मेनली मतलब यूज होता है स्प्रिंग के लिए। देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दो पार्टिकल का अगर मास m1 m2 है और वो r सेपरेशन पर है, r सेपरेशन पर है, मास एक का m1 है दूसरे का m2 है, सेपरेशन r है, तो दोनों का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा इंटरेक्शन के कारण, माइनस g m1 m2 बार। याद रखना है जी, तुम लोगों को पता है ये वैल्यू होता है, और इसको हम लोग डिटेल में ग्रेविटेशन में देखने वाले हैं, बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं। अब देखिए ये इसी से हम लोग डिफाइन करेंगे मोस्ट पॉपुलर इक्वेशन mgh। तो आपको सबसे पहले चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी याद रखना है, mgh/1 + h/r। तो mgh एक्चुअली क्या होता है देखिए, सपोज ये रेडियस r है अर्थ का, और एक हाइट पर h हाइट पर हम लोग एक ऑब्जेक्ट को रखे, उसका मास m है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हम लोग mgh बोलते हैं इन जनरल। कब? जब h काफी छोटा होता है r से। अगर ये h का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा, 100 किलोमीटर से ज्यादा हो जाएगा, तो आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इस फॉर्मूला से फाइंड करना पड़ेगा। एक्चुअली जो mgh होता है वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, याद रखना है। अर्थ सरफेस से समथिंग हाइट एच पर ले जाने में जो वर्क डन हुआ, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एंड इट विल इक्वल टू mgh। सो हम लोग उसको जनरली इग्नोर करते हैं, और हम लोग उसको एज ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट पॉइंट ले लेते हैं। अगर रेफरेंस ले लेते हैं अर्थ को, तो हम लोग बोल देते हैं कि एच हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी mgh ही होता है। तो यही चीज़ हम लोग यूज करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन में, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh/1 + h/r। ये इक्वेशन याद रखना है, काफ़ी यूजफुल है। ऑलवेज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देता है ये इक्वेशन, और ये भी mgh क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। और अगर रेफरेंस हम लोग ले लेते हैं अर्थ सरफेस को, तो वो आ जाएगा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, और उसको बोलेंगे mgh। और ये इक्वेशन यूज होता है प्रॉब्लम सॉल्व में करने में। नेक्स्ट है इलास्टिक, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर दो चार्ज Q1 Q2 है r सेपरेशन पर, तो उसके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r। एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, और इसका वैल्यू फिलहाल अभी याद रखना है आपको, आगे बहुत इसका यूज है, मतलब अभी फिलहाल क्लास 11th में यूज नहीं होगा, क्लास 12th में डिटेल में बताया जाएगा। तो एक टर्म आया तो हम लोग इसको जस्ट नोट कर दिया यहाँ पर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होगा 9 × 10⁻⁹। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q1 Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। नेक्स्ट हम लोग का है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो देखिए तीन टाइप का इक्विलिब्रियम होता है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले देखिए इक्विलिब्रियम वर्ड जहाँ भी आएगा, बॉडी पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा वहां पर, जब भी इक्विलिब्रियम में बॉडी रहेगा, चाहे वो कैसा भी इक्विलिब्रियम हो, स्टेबल हो, अनस्टेबल हो या न्यूट्रल हो। तो इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, a body is said to be a stationary equilibrium, said to be in, sorry, translatory equilibrium if the net force acting on the body is zero, F net equal to zero हम लोग बोल सकते हैं। if the forces are conservative, तुम लोगों को पता है फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन ये होता है -du/dr।
तो कंजर्वेटिव फोर्स अगर है तो हम लोग एफ जीरो करेंगे तो आ जाएगा हम लोग को माइनस डी यू बाई डी आर इक्वल टू जीरो, और डी यू बाई डी आर इक्वल टू जीरो आ जाएगा। मीन्स स्लोप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ विल बी जीरो। अब देखिए हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहे हैं, तीन केस लिए। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये वाला अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, और ये वाला न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों बोलते हैं? ये सपोज एक हम लोग एक सेल के अंदर एक बॉल को लिए और उसको डिस्प्लेस कर देंगे, तो ये अपना पोजीशन फिर से रिगेन कर लेगा, उसी पोजीशन पर आ जाएगा। मीन्स उसको एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, उस पोजीशन पर लाके फिर से रखेगा। अब यहाँ पर एक टॉप पर एक बॉल को रख दिया हम लोग, तो थोड़ा सा भी किधर भी डिस्प्लेसमेंट देंगे तो ये फिर से अपना पोजीशन पर नहीं आ पाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हम लोग एक बॉल को ले लिए, इसको हम लोग डिस्प्लेस करेंगे तो इसमें फिर से वो पोजीशन रिगेन नहीं करेगा, बट ये कॉन्स्टेंटली मूव करते रहेगा। मीन्स इसका इक्विलिब्रियम जो है वो न्यूट्रल है, ना तो स्टेबल है ना अनस्टेबल है, हम लोग इसको न्यूट्रल बोलते हैं। अब देखिए हम लोग तीनों के बीच में डिफरेंस जानेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तीनों में ये डिफरेंस है। नेट फोर्स जीरो होता है, यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है, तीनों में नेट फोर्स जीरो होता है जब वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है। अगेन स्लोप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर ग्राफ डी यू बाई डी आर जीरो होगा, यहाँ पर भी जीरो होगा और यहाँ पर भी जीरो होगा तीनों में। Then when displaced from its equilibrium position, a net restoring force start acting on the body, which has a tendency to bring the body back to its equilibrium position. Just अभी हम लोग जो देखे लास्ट पेज में एग्जांपल, वो इक्विलिब्रियम में फिर से आना चाहेगा। और यहाँ पर है अनस्टेबल में, when displaced from its equilibrium position, a net force start acting on the body which moves the body in the direction of displacement or away from the equilibrium position। मीन्स बॉडी पर एक फोर्स लगेगा जो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर ले जाएगा और वो फिर कभी नहीं आ पाएगा। यहाँ पर है when displaced from its equilibrium position the body has neither tendency to come back nor to move away from the original position, it is again in equilibrium, वो फिर कहीं पर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। Potential energy in equilibrium position is minimum as compared to its neighboring point। देखिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर सबसे कम होता है, यहाँ पर अदर पॉइंट पर जो आप हाइट पर ले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कुछ मिलेगा, बढ़ेगा मतलब पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पर मिनिमम होता है। बट यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है अनस्टेबल में। और भी कोई भी पॉइंट पर अगर जाएगा ये डिस्प्लेस होकर के तो पोटेंशियल एनर्जी इसका डिक्रीज करेगा। यही बात यहाँ पर डिस्टिंग्विश किया गया है। पोटेंशियल एनर्जी इन इक्विलिब्रियम पोजीशन इज मिनिमम एज कंपेयर टू नेबरिंग पॉइंट। और हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होता है, मिनिमा के लिए कंडीशन जो होता है ग्राफ में डबल डेरिवेटिव डी यू बाई डी आर स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा डी यू बाई डी टू यू बाई डी आर स्क्वायर। तो डबल डेरिवेटिव पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ का निगेटिव है, मतलब ये डाउनवर्ड कनकेव वहां पर हो जाएगा ग्राफ, और यहाँ पर ग्राफ हो जाएगा अपवर्ड कनकेव। ये बात भी आप याद रख सकते हैं। तो अगर फोर्स पोटेंशियल एनर्जी सॉरी पोटेंशियल एनर्जी और आर का ग्राफ क्या है, अपवर्ड कनकेव है, तो उस रीजन में ऑब्जेक्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है, और जिस रीजन में वो डाउनवर्ड कनकेव होता है मीन्स डबल डेरिवेटिव निगेटिव, मीन्स वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है। और बॉडी पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहता है अगर बॉडी को हम लोग डिस्प्लेस करते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो वहां पर डबल डेरिवेटिव जो होगा पोटेंशियल एनर्जी का वो जीरो हो जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। when displaced from equilibrium position the center of gravity of the body goes up। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका ऊपर जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आएगा, है ना। बॉडी जब नीचे आएगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ गया। अब जब इसको डिस्प्लेस करेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम से तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम लेवल में रहेगा, वो ऊपर या अपवर्ड या डाउनवर्ड नहीं जाएगा। नेक्स्ट है पावर ऑफ ए फोर्स, छोटा सा टॉपिक है। इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर दो टाइप का होता है। पावर क्या होता है, ये रेट ऑफ वर्क डन को हम लोग पावर बोलते हैं। पावर को दो टाइप का होता है जनरली, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज। तो इंस्टेंटेनियस पावर होता है डी डब्ल्यू बाई डी टी, डेरिवेटिव ऑफ वर्क डन। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डी डब्ल्यू को एफ डॉट डी आर, क्योंकि फॉर्मूला होता है, अभी जस्ट वर्क डन का देखे हम लोग, तो हम लोग एफ इंटू डी आर बाई डी टी कर सकते हैं, तो ये एफ डॉट भी आ गया। हम लोग इसी को एफ डॉट भी एफ बी कॉस थीटा ही बोल सकते हैं। सो पावर इंस्टेंटेनियस का दो फार्मूला मिला, तीन फार्मूला बेसिकली।
dw/dt एफ डॉट भी, उसी को हम लोग एफ भी cos थीटा भी बोलते हैं। ये था इंस्टेंटेनियस पावर। अब एवरेज पावर क्या होता है? टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल। वर्क डन बाय टाइम इंटरवल टोटल को हम लोग ले लेंगे तो ये एवरेज पावर दे देगा। अब देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ याद रखना है ये इंपॉर्टेंट बात। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड द वर्क डन बाय ऑल अदर फोर्स इज जीरो। ये बहुत ही पावरफुल सेंटेंस है, और यही चीज आप लोग याद रखना है कहाँ पर हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। अब बात है मैकेनिकल एनर्जी का, तो ये मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी का दो पार्ट होता है मैकेनिक्स में, एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल। तो काइनेटिक में हाफ एम स्क्वायर जो हम लोग देखे, और पोटेंशियल आपको जनरली हाफ के एक्स स्क्वायर आएगा या फिर एम जी एच आएगा। यही दो टाइप का पोटेंशियल एनर्जी हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। और काइनेटिक और पोटेंशियल को हम लोग एट ए टाइम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है, तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। अब इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी देखिए, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी हो गया इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यही हम लोग का है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और ओनली वैलिड व्हेन the work done by non-conservative force or other force is zero, only conservative force work, then we can apply law of conservation of mechanical energy। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम से ही लोग इसको डिराइव करते हैं। तो इतना ही इंपॉर्टेंट था वर्क एनर्जी पावर में। और आप लोग को देखिए आजकल का जो सिलेबस है उसमें क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन को भी घुसा दे रहा है वर्क एनर्जी पावर में। उसके बाद उसमें कोलिजन को भी घुसा दे रहा है, उससे कुछ कर दे रहा है, जो लेटेस्ट एडिशन एनसीईआरटी बुक का है। तो बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा फॉर्मूला हम वर्क एनर्जी पावर का पढ़ें और कौन सा फॉर्मूला कोलिजन वाले टॉपिक में पढ़ें। तो आप लोग को जो हम बताए प्योर वर्क एनर्जी पावर बताए, और कोलिजन और सर्कुलर मोशन का हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो, वहाँ पर आपको स्पेशल उसका वन शॉट मिल जाएगा सारा फॉर्मूला एक साथ। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।